ऐसा कोई केस आपको लगता है कि आपके करियर का सबसे अलग केस है? एक नवयुवती थी लगभग 21 वर्ष की, जो न्यूजीलैंड की रहने वाली थी, 21-22 साल की लड़की, डायना राउल्सले। तो उसकी हत्या कर दी गई। पुलिसिंग में और जस्टिस सिस्टम में फॉरेंसिक और लॉ का कॉम्बिनेशन ये कितना इम्पोर्टेंट है? जब तक हम इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक नहीं करेंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का पुट नहीं डाल लेंगे, तब तक हम फेयर ट्रायल को नहीं पा सकते। क्वालिटी ऑफ एविडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ जस्टिस। आप कोई ऐसा केस बताइए हमें कि जिसमें आपने जर्नलिज्म में रहते हुए फोरेंसिक का प्रयोग किया हो। देखिए, जर्नलिज्म में रहते हुए बहुत सारे मामले हुए, लेकिन रेयान का चूँकि आपने उदाहरण दिया ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। चूँकि हम लोगों ने ब्लड स्प्लिटिंग पैटर्न पढ़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि यार जो ये पुलिस थ्योरी बता रही है और जो ये स्प्लिटिंग्स हैं और जो इसके शरीर पे खून है, ये मैच नहीं कर रहा है। आज की इस बातचीत में हमारे साथ हैं डॉक्टर जी.के. गोस्वामी। डॉक्टर गोस्वामी एक पुलिस अफसर हैं, आईपीएस हैं। इसके अलावा इनकी पहचान ये है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक विज्ञान को लेके एक ऐसी मुहिम शुरू की जो मुहिम इस वक्त बहुत बड़ी बन चुकी है। यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा संस्थान जहां फॉरेंसिक की पढ़ाई होती है। उसके आप फाउंडिंग डायरेक्टर भी हैं और पुलिसिंग में बहुत सारे प्रयोग इन्होंने फॉरेंसिक विज्ञान और लॉ के साथ मिलके किए। सर, मेरा पहला सवाल कि आप एज एन एकेडमिशियन भी हैं, आप एक पुलिस अफसर भी हैं, ऐसा कोई केस जिसे आपने दोनों के मिक्सचर से सॉल्व किया और वो केस आपको लगता है कि आपके करियर का सबसे अलग केस है, वो कहानी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी। निश्चित रूप से एक लंबे कैरियर में मैं एक साइंटिस्ट था। मैंने अपना जो शुरुआत की, उसके बाद में मैं पुलिस में आया, तो कहीं ना कहीं डीएनए के साथ या और जो फोरेंसिक के साथ जो मेरा एक साइंस के साथ जो नाता था, तो उसके मैंने प्रयोग बहुत बार किए। एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग केस आपको बताता हूँ। जब मैं बिल्कुल प्रारंभ में ट्रेनिंग के बाद जब मेरी रेगुलर एएसपी में पोस्टिंग हुई बनारस के अंदर, तो वहाँ मेरे जाने से पहले एक नवयुवती थी लगभग 21 वर्ष की, जो न्यूजीलैंड की रहने वाली थी, 21-22 साल की लड़की, डायना राउल्सले। तो उसकी हत्या कर दी गई। वो काफ़ी चर्चित केस रहा। मेरे जाने से पहले जो वहाँ पुलिस थी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसका इन्वेस्टिगेशन किया और बहुत सारे फोरेंसिक एविडेंस भी कलेक्ट किए। लेकिन उसी में जब मैं गया तो डीएनए, चूँकि हमने पढ़ा था जेएनयू में और भी उसका मेरा सब्जेक्ट था, और डीएनए फोरेंसिक्स तब तक आ चुकी थी। और अगर आप हम लोग याद करें तो 1991 में जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी, तो उनका जो बॉडी की पहचान थी वो भी सीसीएमबी जो हैदराबाद है, उसमें प्रोफेसर लालजी सिंह थे जो जौनपुर के रहने वाले, उन्होंने उसको प्रयोग में किया था। वो चीज़ें मुझे जानकारी में थी, तो मैंने अपने एसएसपी थे तत्कालीन, उनसे कहा कि सर हम इसमें डीएनए भी करा लेते हैं। तो वो उसके लिए राजी हो गए। हमने लालजी सिंह साहब से उनसे कांटेक्ट किया। वो जौनपुर के रहने वाले निकले बाय द वे, तो उन्होंने सहर्ष को स्वीकार किया, डीएनए किया गया। तो उसके बाद जो उसका एक केस आया, धर्मदेव यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बहुत ही बेहतरीन डीएनए पे जजमेंट दिया। तो वो जजमेंट एक पायनियर जजमेंट बना और ये केस मुझे लगता है कि ये न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे भारतवर्ष का जो क्रिमिनल मैटर्स के अंदर डीएनए के पहला। अरे, इसमें जहाँ तक मुझे याद है कि लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, हाई कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस को बरकरार रखा, शायद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया। सर, वाकई मतलब बहुत इंटरेस्टिंग केस था। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि पुलिसिंग में और जस्टिस सिस्टम में फॉरेंसिक और लॉ का कॉम्बिनेशन ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, अभी जो वर्तमान समय है, मैं चूँकि जैसे मैंने बताया मैं साइंस का स्टूडेंट था,
तो एक एनालिटिकल अप्रोच उससे फ़ायदा मिलता है। और इन्वेस्टिगेशन में भी मैं हमेशा इस बात का स्टोन सपोर्टर रहा हूँ कि जब तक हम इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी नहीं सुधारेंगे, हम हमेशा बात करते हैं फेयर ट्रायल की, लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जब तक हम फेयर ट्रायल से पहले क्या चीज़ है इन्वेस्टिगेशन, तो जब तक हम इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक नहीं करेंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का पुट नहीं डालेंगे, तब तक हम फेयर ट्रायल को नहीं पा सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी से फ़ायदा ये है कि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है। कोई विटनेस तो झूठ बोल सकता है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को हमने ठीक ढंग से इस्तेमाल किया, अगर उसमें किसी तरीके का कोई तकनीकी खामियां नहीं है या कोई मिसचीफ नहीं है, तो आपका जो प्रयोग होगा वो आपका क्वालिटी ऑफ एविडेंस बेहतर होगा। और एक और बात मैं राय साहब आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये दर्शकों के लिए भी, कि अगर मैं मैथमेटिकल फार्मूले के रूप में बताऊँ तो क्वालिटी ऑफ एविडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ जस्टिस। राइट, बिल्कुल सही। तो आपने भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं अपने जीवन में, तो मैं अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कोई आप भी एक कोई ऐसा प्रयोग बताइए। आपने जो मैं जब सीबीआई में था तो आपने रेयान का केस किया, और भी आपका चूँकि आपका जो मीडिया में आपने इतना काम किया है तो उसमें आपने बहुत बार फोरेंसिक की जो आपकी पढ़ाई रही है इतनी लंबी, आप बेसिकली आपने मीडिया जरूर किया, लेकिन आपका जो दिल है, आत्मा है, वो कहीं ना कहीं फोरेंसिक में अटकी रहती है। मैं ये देखता रहा हूँ इतने लंबे समय में। तो आप कोई ऐसा केस बताइए हमें कि जिसमें आपने जर्नलिज्म में रहते हुए फोरेंसिक का प्रयोग किया हो। देखिए, जर्नलिज्म में रहते हुए बहुत सारे मामले हुए, लेकिन रेयान का जो कि आपने उदाहरण दिया ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उस वक्त मैं फील्ड में था, हालांकि मैं चैनल के प्रशासनिक कामों में तब तक आ चुका था। जब मैं फील्ड में गया और एक ड्राइवर कैमरों के सामने आता है, मीडिया के दोनों तरफ पुलिस वाले खड़े होते हैं, और ड्राइवर कहता है कि मैंने ही उस बच्चे को मारा, तो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, मिसिंग। हाँ, तो मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि यार चलो मैं भी चलूँगा वहाँ पे। आप गए थे वहाँ पे? तो हमने 2-3 चीज़ें शुरुआती तौर पे एक पत्रकार के तौर पे और एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पे समझनी शुरू की। पहला कि उस ड्राइवर को पकड़ा गया क्योंकि उसके सामने खून लगा था, उसकी शर्ट पे खून थे। खून पुलिस ने मैच भी कर लिया कि उसी का है रेयान का। इस आधार पे उसको आपने गिरफ्तार कर लिया और भेज दिया। जो उस बच्चे की बॉडी थी, इसकी गिरफ्तारी जो लोकल हरियाणा पुलिस ने की थी जी। उस जो बच्चा मिला उसके पीठ पे बैग लगा हुआ था, जो जिसकी हत्या हुई, और उसके गले को काटा गया था सामने से, यानी कि किसी ने उसको पकड़ा और गले को काटा। अब सवाल ये होता है कि जिसने भी मारा उसने पीछे से पकड़ा, रेयान की पीठ उसकी तरफ है, पीठ के पीछे एक बैग है, उसने पीछे से पकड़ा, तो किसी भी सूरत में सामने से ब्लड नहीं आएगा, फ्रंट पे ब्लड नहीं आ सकता है। सौभाग्य से मुझे उस बाथरूम में भी जाने का अवसर मिला, दूर से देखने का, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम था, मैं उसे कंटेमिनेट नहीं करना चाहता था। तो चूंकि हम लोगों ने ब्लड स्प्लेटिंग पैटर्न पढ़ा हुआ था फोरेंसिक के अपनी पढ़ाई के दौरान, तो मैंने कहा कि यार जो ये पुलिस थ्योरी बता रही है और जो ये स्प्लिटिंग्स हैं और जो इसके शरीर पे खून है, मैच नहीं कर रहा है। फिर हालांकि हम लोगों ने उसको रिपोर्ट करना शुरू किया और पुलिस की इस खामियों को दूसरे मीडिया हाउसेज ने भी उठाया, पुलिस पर दबाव बढ़ा। आपने उसका जो एक मीडिया का जो एक आपने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन बनाया था, हाँ, मुझे याद है। तो उसके बाद ये केस सीबीआई को गया और मैं एक बार सीबीआई की चार्जशीट पढ़ रहा था। सीबीआई ने भी अपने जांचकर्ताओं, वाकई बहुत ही खूबसूरत इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की और इस तथ्य को भी उन्होंने जांच का पार्ट बनाया। इसमें मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरा इसमें एक बैचमेट थे जो उस टाइम पे जॉइंट डायरेक्टर थे स्पेशल क्राइम, शरद अग्रवाल जी। तो हालांकि सीबीआई में एक बड़ा अच्छा ये परंपरा है कि हम लोग कभी केस को डिस्कस नहीं करते हैं, हाँ। लेकिन वो कुछ चीज़ें, चूँकि मेरा फोरेंसिक का एक्सपर्टीज थी, हाँ। तो वो थोड़ा बहुत वो इनडायरेक्टली चीज़ों को करते थे जो केवल और केवल फोरेंसिक से रिलेटेड थी, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे उसका केस के बारे में कुछ बेसिक्स मालूम है। तो ये रहा सर, उसके बाद शायद उसको जस्टिस मिला या केस आगे बढ़ा और सीबीआई ने खूबसूरत काम किया। नहीं, इसमें आपने ये बहुत अच्छा, जो मैं कहना चाहूँगा यहाँ दर्शकों से, कि एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पुलिस के रूप में, मैंने भी देखा है, और ये एक वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसे कहते हैं इनोसेंस प्रोजेक्ट। तो बहुत बार ना केवल लोगों को सजा हो जाती है ऐसे जो वास्तव में निर्दोष हैं,
और ये केवल साथियों कहने की बात नहीं है, ये ऐसे लोग, ये मूल रूप से जैसे कैम्पडन वंडर केस है, वो 1660 का केस है, 1660 में वहाँ एक 70 साल के बुजुर्ग की हत्या के मामले में 14 साल और 12 साल के 2 भाइयों और उनकी माता की हत्या कर दी गई थी। उनको डेथ पेनल्टी दे दी गई और बाद में जो वो बुजुर्ग थे वो सशरीर वापस आ गए। अभी हमारे यहाँ इंडिया के अंदर अनोखी लाल का केस हुआ है, उसमें उसको 2 बार जो है डेथ पेनल्टी दे दी गई। बाद में पता चला कि जो डीएनए की रिपोर्ट जिसके आधार पर कह रहे हैं कि इसने ये अपराध किया, वो तो उसको एक्सोनरेट कर रही है, कह रही है कि ये तो निर्दोष है। तो ये जो इस तरीके की विसंगतियां हैं, हमें प्रॉपर, तो आपने जो ये सवाल मुझसे किया था पहले, मैं उसका यहाँ जवाब देना चाहता हूँ आपको। हमने एक कंसेप्ट लाए थे, लॉ विद लैब्स। तो आपने कहा कि लॉ का और जो टेक्नोलॉजी का जो संगम है उसका क्या फ़ायदा है। तो जो हमारे जो लीगल फ्रेटर्निटी है, ऑनरेबल जजेज हैं, लॉयर्स हैं, पुलिस है, डिफेंस लॉयर्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आती, फोरेंसिक नहीं आती। और जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, चाहे वो फोरेंसिक एक्सपर्ट हों, साइबर एक्सपर्ट्स हों, उनको लॉ नहीं आता। तो इन दोनों का मिश्रण होना जरूरी है, अदरवाइज वो क्या करेंगे, एक भोजपुरी में बात कर रहा है और एक रशियन में बात कर रहा है, तो उनका कैसे तारतम्य होगा। तो ये जो आपने जो कहा, इसलिए आज के समय में डेटा प्रोटेक्शन देख लीजिए आप, जो नए जो हमारे कानून आए हैं अभी 3, उनमें देख लो कितना टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन हुआ है। तो इसको जानना साथियों सबके लिए बहुत ज़रूरी है। एक और मुझे याद आया, आपने जो एक केस बताया सर, ये भी हालांकि विदेश का केस है, मुझे याद आ रहा है, और हम लोगों को ये पढ़ाया जाता था कि हम लोग पूछते थे प्रोफेसर से कि सर एविडेंस की एडमिसिबिलिटी को लेके इतने सख्त नियम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज कैसे जस्टिस डिलीवर होगा। तो वो उन्होंने एक केस बताया हम लोगों को ये बात समझाने के लिए। पश्चिम में एक हत्या हुई वेस्ट कंट्री में, और वहाँ से जांचकर्ताओं को एक डीएनए खास तरह का मिला। वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर एक और हत्या हुई कुछ दिनों के बाद, तो वहाँ से भी एक डीएनए मिला, वही डीएनए। एक आध और हत्याएं हुई, वहाँ से भी वही डीएनए मिला। तो आप जो कह रहे हैं उनके पास में डेटा बैंक रहा होगा, उससे उन्होंने देखा। नहीं, ये बड़ा यूनिक केस था, एरर का केस था ये। अच्छा, ये गलती फोरेंसिक एरर का केस हाँ। था। ओके। तो मुझे वो प्रोफेसर ने ये उदाहरण देके और हम लोगों को सिखाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मीडिया ने वहाँ की, जैसे हमारे यहाँ की मीडिया वैसे ही वहाँ की भी मीडिया, सब जगह हाँ, कहीं ना कहीं, तो उन्होंने उसको मिस्टीरियस मर्डर्स इन यूरोप करके, मर्डर इन यूरोप, और लोगों के बीच दहशत बैठ गई, लोग घरों में कैद रहने लगे, बड़ा पैनिक हुआ। फिर हत्या हुई, फिर वही डीएनए। कई सालों के बाद एक शोधकर्ता महिला थी, बहुत ही यंग एज की थी, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने उन कॉटन स्वैब्स की जांच की जिससे कि डीएनए लिया जा रहा था। तो उन्होंने पाया कि जो एम्प्टी डीएनए है, एम्प्टी स्वैब है, उसमें भी डीएनए है। अच्छा, तो इसका फिर उन्होंने जांच की कि ये डीएनए कहाँ से आया, हाँ। ये स्वैब कहाँ बना, किस बैच का है। तो पता चला जिस बैच का था, जिस महिला ने बनाया था, उन दिनों उसको सर्दी जुकाम और बहुत सारी चीजें थी, जिसकी वजह से बहुत सारा डीएनए, तो सिरिंजिंग और इसकी वजह से जो है वो बहुत सारा कॉटन में चला गया, ये जो स्वैब बनाया। तो हमारे प्रोफेसर ने कहा कि देखो, सिर्फ फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एविडेंस की इंटीग्रिटी और प्रोबिटी। बिल्कुल सही पकड़ा है। तो सर, इस पे मैं आपसे एक सवाल मेरे मन में आया कि लॉ में एविडेंस की इंटीग्रिटी और एविडेंस की प्योरिटी को लेके इतने सख्त जो नियम हैं, आपको क्या लगता है कि वो सही हैं या उसमें कुछ ढील देनी चाहिए, और क्यों है ऐसा? ये बहुत अच्छा सवाल आपने इंद्रजीत जी किया है, इसलिए कि आपको ये ध्यान देना होगा, बहुत ज़रूरी है कि साइंस को अगर हम ये मान भी लें कि साइंस गलत नहीं करेगी, लेकिन साइंस के 2 पार्ट हैं। एक है उसकी टेक्नोलॉजी या प्रिंसिपल कह सकते हैं, और एक है उसका प्रोसीजर। तो प्रिंसिपल हो सकता है वो 100% करेक्ट हो, लेकिन प्रोसीजर जो आदमी हाथ से कर रहा है, जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, उसमें गड़बड़ होने की चांस हो सकती है। तो इसलिए कभी भी, चाहे वो फोरेंसिक साइंस हो या कोई और टेक्नोलॉजी हो, आजकल साइबर की बहुत सारे नए विधाएं आ रही हैं, बहुत सारे आपको ऐसे एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो उनमें किस प्रकार से आपने किया। तो एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा प्रोबिटी के लिए, और ये
कुछ केस लॉज भी हैं जिस पे हम चर्चा भी करना चाहेंगे बाद में। जो चेन ऑफ कस्टडी है किसी भी सैंपल की, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक सैंपल है, चाहे डीएनए है या फिंगरप्रिंट है, वो ठीक ढंग से मेंटेन हुई या नहीं हुई। चेन ऑफ कस्टडी का मतलब है कि जहाँ से हमने सैंपल लिया है और जहाँ तक उसकी एनालिसिस हुई, उसके बीच में बहुत सारे लोग उसको हैंडल करते हैं। तो उसमें किसी ने कोई मिसचीफ ना कर दी हो, कोई उसमें जैसा आपने कहा कि उसमें उसकी जो डीएनए था वो ट्रांसफ़र हो गया बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ कंडीशंस, तो ऐसा कोई मैनिपुलेशन ना हो गया हो, कोई इस तरीके का कंटामिनेशन ना हो गया हो। तो चेन ऑफ कस्टडी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। नंबर एक तो ये बात हुई। दूसरी चीज़ जो है, जैसे मैंने कहा, मशीन है। अब मशीन का हमने कैलिब्रेशन किया हुआ है नहीं है, लैब्स हमारी एक्रीडेटेड हैं या नहीं है, जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्हें वो प्रॉपर जो हमारी पता है या नहीं है, या वो प्रॉपर जो कंडीशंस हैं हमारे लॉज में एक्सपर्ट की उनको पूरा करते हैं या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे झोल हैं, ऐसी कमियां हैं, ऐसे ग्रे एरियाज हैं कि अगर हम उनमें ध्यान नहीं देंगे, उसकी वजह यह है, सोचिए ज़रा आप, ध्यान दीजिए। जैसे अनोखीलाल का केस है, अनोखीलाल का केस ही नहीं, ऐसे बहुत से केस मिलेंगे आपको कि मान लिया डीएनए अगर ये आ जाता है कि ये डीएनए जो है इसका मैच कर गया, तो हर आदमी को लगेगा अरे डीएनए कैसे मैच कर गया, अगर ये नहीं होगा अपराधी तो। लेकिन अगर ये आप वाला मामला उसमें हो जाए, फिर कंटामिनेशन हो जाए, तो सोचिए कि हो सकता है उसे फांसी की। और ये जो हम बात कर रहे हैं आपसे, ये ऐसे नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, ये केसेज हुए हैं विदेशों में, रिपोर्टेड हैं, और वो लैब ऐसी हैं जो अच्छी लैब मानी जाती हैं, वहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो हमें साइंस को बंद आंखों से नहीं इस्तेमाल करना है, हमें अपनी सारी इंद्रियां चेतन करके जो है करना है, ताकि किसी भी प्रकार से हम किसी ऐसे भुलावे में ना आए कि भाई फोरेंसिक साइंस है, ये तो साइबर टेक्नोलॉजी है, कहीं भी गलती होने की संभावना है। इसलिए हमें जो प्रोसीजर्स हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी को स्टिक रखना होगा, तभी हमारी प्रोबिटी भी ठीक होगी। सर, एक सवाल मेरे दिमाग में और आया कि आम आदमी, कॉमन मैन, इस समय डिजिटल स्पेस और साइबर स्पेस जिस तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, जिस तरीके से ये बाजार एकदम खुला है लूटने के लिए और लुटवाने के लिए, इस सिनारियो को एक पुलिस अफसर के तौर पे, एक एकेडमिशियन के तौर पे और एक स्टूडेंट के तौर पे, क्योंकि मुझे पता है जब भी आपसे बात होती है तो आप हमेशा कहते हैं कि देखो यार मैं डिलीट वगैरह जो भी हूँ, लेकिन हूँ आज भी मैं स्टूडेंट, तो इसलिए मैंने स्टूडेंट टर्म आपके साथ जोड़ा। तो आप इसको कैसे देखते हैं और इसको ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है, लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, जो आपने कहा ना, मैं यहाँ एक सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब अपने जो बाल काल रहा है हमारा, जो हमारी बचपन की जो यादें हैं वो सबसे अच्छी हैं। तो बचपन का जो एक सबसे बड़ा है, बचपना क्या है, बच्चे में सबसे ज़्यादा सीखने की इच्छा होती है, जिज्ञासा। तो जब तक हमारी जिज्ञासा बनी रहेगी तब तक हमारा जीवन जीवंत रहेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जीवन में सीखना ही, जानना ही जीवन है। तो ये जो आपने कहा, तो इसलिए हमें अपना जो वो बचपन है उसके अंदर जो जिज्ञासा थी उसको जीवित रखना है। ये एक आपका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हुआ। तो अभी जो आपने जो सवाल किया, वो मैं उस पर आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा अभी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। ठीक है, आज के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, शायद दुनिया में मैं बात करता हूँ, कि जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर रहा है, चाहे वो उसकी शिक्षा का स्तर कोई भी रहा हो। तो हमें, चूँकि टेक्नोलॉजी और बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, और जो पिछले 5 साल में जो परिवर्तन हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 50 साल में जितने टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुए उससे कहीं ज़्यादा 5 साल में हुए, और अगले आने वाले 5 साल में जो परिवर्तन की संभावना है जो वो और ज़्यादा है, वो कई गुना ज़्यादा होंगे। तो जो हमारा सोसाइटी का जो परिवर्तन का पेस है, जो हमारी परिवर्तन करने की या सोचने की जो क्षमता है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ तकनीकी आगे बढ़ रही है। और जैसे पुराने समय से कहा गया है कि विज्ञान एक अभिशाप भी है और आविष्कार भी है। ये हमारे लिए इट में बी ए वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। अब हमें ये देखना है कि हमें विज्ञान को, तकनीकी को हमें मास्टर के लिए करना है या सर्वेंट की तरीके से करना है। मेरा ये मानना है कि उसमें हमें अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। और अब जो ये क्राइम हो रहे हैं, जैसे, तो मैं क्राइम के बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहूँगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्राइम के 3 फेज हैं।
एक था ब्लू कॉलर क्राइम, जो पुराने टाइम में था। ब्लू कॉलर जैसे हम जीन्स पहनते ना, वो जीन्स का जो आविष्कार हुआ वो पता है क्यों हुआ, कैसे हुआ? कि जब ये कोई जो ये कार के गैराज थे तो उसमें कपड़े लोगों के ख़राब होते थे जो मैकेनिक थे, तो किसी ने ऐसे ही एक बार मोटा जीन्स टाइप का कोई ऐसा कपड़ा नीले रंग का कि वो रफ एंड टफ रहे, उसे पहना तो उसे लगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा है। तो वहाँ से जीन्स जो है जो निकल करके अब जो है हमारे रूटीन में आ गई है, वो फैशन का हिस्सा हो गया। तो ऐसे जो है ये जो, तो कहने का मतलब है ब्लू शब्द जो है वो कहीं ना कहीं रफ टफ या थोड़ा सा जो लोअर टाइप का जो इसमें काम है। तो पहले जो क्राइम था रोड पे मर्डर होना, वो वैसा था। उसके बाद जो सेकंड फेज आया वो आया वाइट कॉलर क्राइम, जो कनाइवेंस बेस्ड था, ठीक है। और तीसरा टेक्नोलॉजी के युग में आ गया साइबर क्राइम। तो जब तक हमारा जो हमारी मशीनरी है पुलिस की या एडमिनिस्ट्रेशन की या जस्टिस सिस्टम की, वो अभी पुराने ढर्रे पे काम कर रही है। और हम पुलिस को तो उंगली उठा देते हैं बहुत आसानी से। क्या हम देखते हैं कि हमारे प्रोसिक्यूटर जो तकनीकी ज्ञान है उसमें कैसे हैं, हमारे जजेस को कितना ज्ञान है उसका, हमारे जो डिफेंस के लॉयर्स हैं उन्हें कितना ज्ञान है? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। कैसे हम विज्ञान को या तकनीकी की जो हमारी एक्सपर्ट रिपोर्ट आती है हम कैसे देखते हैं। आप जरा याद करिए, जब हम क्लास 6th में 5th में या छोटी क्लास में थे तो हमारी मैडम ने हमें गणित का कोई सवाल दिया, ठीक है, और उसका मान लो उत्तर था 50, और हमने आपका उत्तर देख करके या तुक्का लगा के जिसे कहते हैं फ्लूक में, और आंसर 50 लिख दिया, ठीक है। तो क्या आंसर हमें मिलेंगे उस पर मार्क्स? नहीं मिलेंगे, क्यों? चूंकि हमने प्रोसीजर नहीं लिखा, ठीक है। ये था, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं। अब जरा इसे आप रिपोर्ट पर आ जाइए हमारी एक्सपर्ट की। हमारे जो ऑनरेबल जजेस साहब हैं, जो हमारे प्रोसिक्यूटर हैं, पुलिस वाले हैं, वो क्या पढ़ते हैं? लास्ट की लाइन ओपिनियन क्या है, फाइनल कंक्लूजन। उन्हें यही पता नहीं है प्रोसीजर क्या है। ये जब तक हम, और ये एक्सपर्ट की जो डेफिनेशन है हमारी 39 में या पुराना जो कानून था उसमें 45 के अंदर, उसमें वर्ड है अंडरलाइन डॉक्यूमेंट, मेटा डेटा। आपने कैसे इस नतीजे पर पहुंचे? वो कोई देता ही नहीं है। तो जब तक हम अपने सारे स्टेक होल्डर्स को तकनीकी के साथ हम उसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, तो आज का जो युग है वो है लीगली कंप्लायंट हमारा जो तकनीकी होनी चाहिए, और यही साइबर सिक्योरिटी है, डेटा प्रोटेक्शन। देखिए आप, तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने ये इतना अच्छी जो एक लैब खड़ी की है, आपने एक इतना बढ़िया साइनिंग कैरियर को एक आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया अपना। मैं ये नहीं कहूँगा छोड़ा आपने, छोड़ तो आप सकते ही नहीं है, क्योंकि आप जन्म से फोरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं और मीडिया पर्सन भी है, जर्नलिस्ट भी हैं। तो आपने उस ज्ञान को एक और नया आयाम दिया, मैं ऐसे इसको देखता हूँ। तो अभी जो आप साइबर में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक, मतलब मैं ये नहीं है कि मैं कोई आपकी तारीफ़ के लिए कह रहा हूँ, बट मैं चूँकि उस फील्ड का हूँ और मैं ये देखता हूँ कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। तो आपने बहुत कम समय में, खास करके जो मुझे आपकी एक बात बतानी है जो सब दर्शकों को, और मैं ये बात और भी लोगों को कहना चाहता हूँ जी। मैंने लगभग 35 साल के अपने कैरियर में बहुत रिपोर्ट देखी है, और यहाँ इंडिया की बात नहीं है, मैंने विदेशों की भी रिपोर्ट देखी। क्योंकि मैं जब फुल ब्राइट पे गया तो वहाँ मुझे कोर्ट से लेकर के और बहुत मैंने एकेडेमिया में भी है, जिस तरीके से आपने रिपोर्टिंग का सिस्टम शुरू किया है इस लग्जर लैब के अंदर, जब मैं पिछली बार आया था तो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। इसलिए कि आपने जो एक्चुअल रिपोर्ट में होना चाहिए, आपकी उसकी एजुकेशन से लेकर के जो एक्सपर्ट है उसके बारे में उसने क्या एक्सपीरियंस है, उसने कैसे उसको पूरा बनाया, इस रिपोर्ट की एक्चुअली ज़रूरत है। आप जरा अब कोर्ट में चाहिए या जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें देखिए, किसी रिपोर्ट के साथ ये सब जो एनालिटिकल पार्ट है कहीं लिखा नहीं मिलेगा। आपने मेथड क्या यूज़ किया? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये अच्छा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गुड प्रैक्टिसेज हैं ये फैलनी चाहिए। मैंने इस पर बहुत काम किया, हमने अपने डिपार्टमेंट में भी बहुत कोशिश की, लोगों ने बहुत उसको इम्प्रूव भी किया, लेकिन अभी इस फोरेंसिक साइंस में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और हमें सबको मिलकर करने की आवश्यकता है। मुझे ये बात की खुशी है कि एक अच्छे कैरियर को छोड़ के आपने एक नया सिस्टम किया और पिछले एक बहुत कम समय के अंदर एक अच्छी पहचान बनाई। तो हम अपनी जो लेबोरेटरीज हैं उनमें हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास एक से एक अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, केवल उन्हें एक कदम आगे जाना होगा। और सरकार के बहुत, जिसे कहते हैं ना, सरकार के बड़े लंबे हाथ होते हैं कानून के,
तो उन हाथ को हमें आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना। सरकार को चलाने वाले लोग जो हैं वो हैं ऑफिसर्स हैं, जो भी उसके, सरकार तो अमूर्त है, उसको कौन बैठ के चलाता है, उनको देखना होगा कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे लाएं। जी सर, फॉरेंसिक कॉमन आदमी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये भी बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। फोरेंसिक लेबोरेटरी मात्र नहीं है, फोरेंसिक एक सोच है, फोरेंसिक इज ए विजन। अब आप कहेंगे कैसे विजन है? फोरेंसिक में करते क्या हैं हम? फोरेंसिक में ढूंढते हम सच्चाई, सारी की सारी। मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहता हूँ, पूरा इन्वेस्टिगेशन क्या है? टू फाइंड ट्रूथ। फाइंड ट्रूथ। पूरा इन्वेस्टिगेशन है, पूरा ट्रायल क्या है? फाइंड ट्रूथ। और हम जी किस लिए रहे हैं? ट्रूथ के लिए। सारा टाइम हम लड़ते हैं। कोई आपने, किसी ने, भाई ने गिलास तोड़ दिया छोटे ने, और बहन को गाली डांट पड़ रही है मामा का, तो कहेगा नहीं नहीं मैंने नहीं तोड़ा। तो वो सच्चाई को स्थापित करना चाहती है बच्ची। सारा जीवन हमारा सच्चाई को स्थापित करने में लगता है, यही फोरेंसिक्स है। इस पे एक वाकया याद आया सर। कुछ दिन पहले हमारी लेबोरेटरी में एक महिला आई, उनका अपने पति के साथ कुछ विवाद चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि मुझे एक वीडियो की जांच करानी है। तो हमने वीडियो देखा, वीडियो देखने में ठीक लग रहा था, कहीं कुछ मैनिपुलेशन ऐसा नहीं लग रहा था। हाँ, नेकेड आई से नहीं पता चला। नेकेड आई से पता नहीं चल रहा था। जो प्राइमरी टूल्स फॉरेंसिक्स के थे उन पे हमने डाल के देखा, उन्होंने भी क्लियर कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए इसमें बहुत संभावना तो नहीं नज़र आ रही है, लेकिन आप क्या चाहती हैं? तो उनके पति ने, मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा था, शादी का हाँ, विवाद उनका चल रहा कुछ, था। हाँ, उनके पति ने उसको आधार बना के डिवोर्स का केस फाइल किया, जिसमें वो एक और व्यक्ति के साथ दिख रही थी। तो उस महिला ने बड़े कन्विक्शन के साथ कहा कि अरे भाई ये गलत ही है। मैंने कहा कैसे गलत है? बोला क्योंकि मैं इसके साथ हूँ और मैं जानती नहीं हूँ, मेरा ये है, मुझे पता है मैं नहीं हूँ। सही बात है। तो उसके कन्विक्शन में मैंने कहा देयर इज समथिंग। मैंने, हम लोगों ने उस केस को लेबोरेटरी में लिया। सर कहीं भी पता नहीं चल रहा था कि वो गलत है, एक जगह से वो पकड़ में आया। हम लोगों ने जब फोटोमेट्री की उसकी, कि लाइट किस डायरेक्शन से और कहाँ पे आ रही है, हाँ, तो आपको फेस से उससे पता चला होगा। हाँ, तो फोटोमेट्री जब हमने की, एक तरह से फोटो की ज्योमेट्री होती है। ठीक बात है। तो जब फोटोमेट्री टेक्निक को हमने यूज़ किया तो हमें उस महिला और उस लड़के के चेहरे पे लाइटिंग की कंडीशन अलग अलग दिखाई दी। उधर दूसरा था, इधर दूसरा था। फिर हमने उस महिला से कहा कि आप इस तस्वीर में किन किन ऑब्जेक्ट्स को पहचानती हैं? उस तस्वीर में एक शैम्पू रखा था, बाथरूम का वो सीन था। हाँ। शैम्पू रखा था, साबुन रखा था। तो जो महिला ने बताया वो आधे को तो पहचानती थी और आधे को कह रही थी कि ये मैं नहीं पहचानती। ये मतलब वो बाथरूम नहीं है जिसको जानती है, जिसको मैं जानती हूँ। नहीं, बाथरूम की दीवारें उसने मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग थे। हाँ, तो यानी कि एक बात और हमें एज एन एक्सपर्ट समझ में आई कि ये दो चीज़ों को मिक्स किया गया है। फिर हमने एक 3D स्कैनर, क्राइम सीन स्कैनर के जरिए हमने कहा कि आप अपने बाथरूम में हमें एंट्री करा सकती हैं, जिससे हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाएँ कि किस एंगल से और क्या है, क्या किया गया होगा। तो सर पूरी जांच हम लोगों ने की। पता ये चला कि वो व्यक्ति जो उनके पति थे वो वीडियो एनिमेशन के क्षेत्र में एक कंपनी है उसके लिए काम करते थे, और वो उसके बहुत अच्छे जानकार थे, इंजीनियर थे वो। उन्होंने अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने के लिए अपनी पत्नी का अलग वीडियो शूट किया और अपने एक मित्र का उसके अगेंस्ट में एक वीडियो शूट किया, और दोनों को उन्होंने मर्ज कर दिया। तो आपने सही कहा कि फॉरेंसिक सिर्फ एक विज्ञान नहीं है। एक महिला जिस पे इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, अब सच है या झूठ है वो तो बात की बात है, लेकिन वो महिला अगर अपने आप को सच साबित नहीं करेगी, जिंदगी भर एक टीस के साथ हो जिएगी। हाँ, पूरी इससे बड़ा बदनामी क्या हो सकती है। तो सही कहा आपने। मुझे आपकी इस बात से याद आ गया कि फॉरेंसिक एक सोच है जो कि हमेशा करेक्ट करती है। हाँ, आपको एक सही दिशा में लेके जाती है। जी सर, चूंकि आप एकेडमिया से काफ़ी आपकी रुचि है, आपको क्या लगता है कि देश में फॉरेंसिक और लॉ को लेके किस तरह के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और उसके लिए क्या करना चाहिए?
ये सवाल भी आपका बड़ा मौजी सवाल है, और यहाँ मैं एक और भी इसमें एक चीज़ को और ऐड करना चाहूँगा कि जो भी हमारे नए कानून आए हैं उसमें खास करके जो पुरानी CRPC थी उसको जो बदला गया है अभी, जो 2023 में हमारे तीनों क्रिमिनल लॉ आए, उसमें BNSS की एक सेक्शन है, वो है 176(3). वो एक फोरेंसिक के लिए वरदान कहिए। अब आप कहेंगे वरदान कैसे है? कैसे? वरदान इसलिए है साथियों कि जो भी हमारे क्राइम हैं, खास करके वो क्राइम जो हीनियस नेचर के हैं और जो उसकी लैंग्वेज है लॉ की, वो ये है कि 7 साल या उससे ज़्यादा सज़ा वाले केस, वो ऐसे मामले जिनमें सज़ा 7 साल या उससे अधिक है, जब उसकी सूचना थाने पे मिलेगी तो जो वहाँ के थाना प्रभारी SHO होंगे वो फोरेंसिक एक्सपर्ट को डायरेक्ट करेंगे कि आप जाइए मौके पे और आप फोरेंसिक एक्सपर्ट के रूप में वहाँ एविडेंस कलेक्ट करिए। अब इसमें इम्पोर्टेंट 2 बात हुई। एक तो ये मैंडेटरी कर दिया गया, पहले ऑप्शनल था, पुलिस चाहे DNA करे ना करे, लेकिन अब चॉइस नहीं है आपके पास ना, अब आपको करना ही करना है, नहीं करोगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो एक तो मैंडेटरी किया, दूसरा प्रोफेशनलिज्म। अब प्रोफेशनल आदमी करेगा, ये नहीं है कि पुलिस में सिपाही ठीक से जानता है नहीं जानता, दरोगा जी को फोरेंसिक की जानकारी, एविडेंस कलेक्शन की जानकारी है या नहीं है, पता चला मैनिपुलेशन कर दिया। और वहाँ तो उनको तो छींक आ रही थी, यहाँ तो पता नहीं, वो सबको एक साथ मिला देते हैं कपड़ों को, उनको बेचारों को पता ही नहीं है, तो पता चला इसका DNA उस पर, उसका ब्लड उस पर, उसका सब इधर उधर हो गया। तो कई बार इग्नोरेंस की वजह से हो जाता है, मैनिपुलेशंस लोग कर देते हैं बहुत बार। तो ये जो चीज़ें होंगी, जब ये कंट्रोल होंगी, तो ये कंट्रोल होंगी, तो हमें इससे अब ये फ़ायदा हुआ। लेकिन एक चीज़ इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, जहाँ पे फोरेंसिक के जो बच्चे हैं, जो यंग ब्लड अभी एंटर कर रहा है फोरेंसिक के अंदर, उनको रोज़गार के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। लीगल लोगों को बहुत काम मिलेगा, जिनका लीगल में इसमें काम है। तो अब आपको हर थाने पे एक एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट करना है। तो आप देखते होंगे एडवर्टीजमेंट निकल रहे हैं। तो जो यंग आने वाला जो लॉट है फोरेंसिक साइंटिस्ट का, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसमें एक और सवाल है सर, कानून के लिए प्रोसिक्यूशन और डिफेंस में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, वो दोनों को एक नजर वो तो सच्चाई के तलाश के लिए देखता है। ये फोरेंसिक का सारा कुछ ताकत जो है वो स्टेट के पास है, लेबोरेटरीज हैं, सब कुछ है। डिफेंस के मैकेनिज्म को हिंदुस्तान में आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये मेरे दिल को छूने वाला सवाल है। सही कहें तो मेरा ये मानना है कि जैसे आप US में जाएं, ठीक है, और भी बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उन्हें पैरेलल डिफेंस को भी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर ऐसे भी केस मैंने देखे हैं, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, ऐसे केस मैंने ऑब्जर्व किए। चूँकि मैं एक वो लिखता हूँ, एक आर्टिकल लिखा जाता है एनुअल सर्वे ऑफ इंडियन लॉ, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तत्वाधान में इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट लिखता है, उसका एनुअल सर्वे है वो दैट इज़ कंसिडर्ड वेरी सैंक्रोसेंट। 2013 से मैं उसमें फोरेंसिक लॉ पे लिखता हूँ। तो आप देखिए, एक सिनेरियो है, सिनेरियो क्या मतलब, ये फैक्ट है, केस लॉ है ये, कि एक एक्यूज है और एक्यूज ने कहा कि साहब मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया, वहाँ CCTV कैमरे हैं, आप उसका फीड ले लो। इन्वेस्टिगेटर से मैं कह रहा हूँ, वो सुन नहीं रहा है मेरी बात। तो ऑनरेबल वो कह रहा है लोअर कोर्ट ने तो उसको परमिशन नहीं दी, हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया, कहा कि हाँ नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं करेंगे। ये इंटरफियर क्या हुआ? हाउ कैन यू से इट इज इंटरफियरेंस? ये तो भाई, अगर उसका वो CCTV फुटेज में अगर वो आया उसमें, तो आप तो उसके अगेंस्ट एविडेंस आएगा। हाँ। तो आपको क्या प्रॉब्लम है लेने में? तो इस तरीके से जो हमारा डिफेंस है वो बिल्कुल उसके हाथ बांध रखे हैं पूरी तरीके से। तो अब डिफेंस क्या करता है? डिफेंस प्रोसिक्यूशन की थ्योरी में केवल छेद करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो, इसीलिए वो आपको बेमतलब ग्रिल करता रहता है। ये सवाल पूछेगा, आपके बंदूक हाथ में लेफ्ट में थी कि आधी बाजू की शर्ट पहने था कि लाल रंग की शर्ट पहने था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कुछ सालों से कि डिफेंस भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन वो किस स्टेज पे कर रहा है? फाइनल स्टेज पे। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2 पॉइंट हमने, एक तो मैंने यहाँ फोरेंसिक में रहते हुए एक तो ये टर्म ईजाद की थी, लॉ विद लैब्स, दिस इज माय इनोवेशन। एक हमने और टर्म ईजाद की है, फोरेंसिक एड। आप लोगों ने सुना होगा लीगल एड के बारे में, कि आप जो लोग गरीब हैं, जो अपना कानून के लिए अपना वकील खड़ा नहीं कर सकते डिफेंस के लिए, तो उनको गवर्नमेंट के बेस पे 39 आर्टिकल में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें प्रावधान है।
तो मैंने कहा कि भाई अब आप केवल लॉयर से काम नहीं चला सकते, आपको forensic फोरेंसिक एड भी देनी पड़ेगी। तो दिस इज अवर कंट्रीब्यूशन। तो जो आपने जो सवाल अभी उठाया कि फोरेंसिक के बारे में हमारे लॉयर्स को जानकारी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं फिर, वो फिर कहीं ना कहीं तो आने वाले समय में फोरेंसिक एक्सपर्ट का ना केवल लेबोरेटरी में प्रयोग होगा बल्कि डिफेंस में भी होगा। और ये धीरे 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 इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। जैसे आपने बहुत ठीक पकड़ाई है कि अभी मैं आपसे बात बैठा हुआ कर भी रहा था कि इतना इसमें पेमेंट लोगों को मिल रहा है एक्सपर्ट्स को कि वो अंदाजा नहीं कर सकते। मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इट इज़ ए वेरी ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन। हाँ, तो फोरेंसिक में अगर आपने अपने अंदर अच्छी काबिलियत हासिल कर ली है तो दिस इज ए वेरी वेरी प्रोमिसिंग करियर। नहीं, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और कानून और विज्ञान के संगम को शायद आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता था। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आने के लिए मौका दिया। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो प्रोग्राम हैं, और साथियों आप सभी को ये ज़रूरी है इस बात पर ध्यान देना कि अगर हमें समाज को बेहतर बनाना है तो कानून को अच्छे ढंग से लागू करें। और कानून जब अच्छे ढंग से लागू होगा जब उसमें वैज्ञानिकता का पक्ष आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपका मैं पुनः इस चैनल का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।